बीजेपी अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है और यह स्थापना दिवस ऐसे वक्त पर आया जब देश के पूर्वी हिस्से से लेकर दक्षिणी हिस्से तक 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इसलिए इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान तो किया ही, साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं को सम्मान। स्थापना दिवस, वरिष्ठों का गुणगान। स्थापना दिवस, निशाने पर विपक्ष। 41 साल, कमल का कमाल। ये नजारा है बीजेपी मुख्यालय का, जहां पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। तो वहीं पीएम मोदी इस कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े और अपने अभिभाषण में कई बार कार्यकर्ताओं के संघर्ष का जिक्र किया। एक बहुत बड़ी संख्या जो नजर नहीं आती है, भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो जमीन पर रह करके काम। कार्यकर्ताओं की चर्चा यही नहीं थमी। पीएम मोदी ने केरल और पश्चिम बंगाल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले का मुद्दा भी उठाया। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकियां दी जाती हैं, उन पर हमले होते हैं, उनके परिवार पर हमले होते हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि केरल और पश्चिम बंगाल, इन दोनों ही राज्यों में चुनाव चल रहा है और इसमें कार्यकर्ता बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। दोनों राज्यों के चुनाव का परिणाम 2 मई को आएगा। इस बार के चुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी बेहद उत्सुक है। कार्यकर्ताओं के अलावा पीएम मोदी ने अपने अभिभाषण में कई दफा किसानों का जिक्र भी किया। पहले जो सरकारें रहीं, उनकी प्राथमिकताओं में ये छोटे किसान, इन छोटे किसानों की जरूरतें ये कभी नहीं रही। लेकिन बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। पीएम मोदी ने एक बार फिर न सिर्फ अपनी सभी नीतियों का बचाव किया, बल्कि उसे किसानों के लिए लाभकारी भी बताया। साथ ही विपक्ष पर गलत नैरेटिव बनाने का आरोप लगाया। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बिना नाम लिए पीएम मोदी ने कई बार विपक्ष पर निशाना साधा, वंशवाद और सेक्युलरिज्म पर भी आघात किया। नकली सेक्युलरिज्म का नकाब पहन रखा था, वो भी उतरना शुरू हो गया। बीजेपी के चुनाव जीतने और विपक्ष की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर भी प्रधानमंत्री ने सबको आड़े हाथों लिया। सच्चाई ये है कि बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन नहीं, देश और देशवासियों का दिल जीतने वाला एक अविरल, अनवरत अभियान है। बता दें कि 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में जनसंघ से निकले लोगों ने बीजेपी बनाई और वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने पार्टी को 1984 में 2 सीट से 1998 में 182 सीटों तक लाकर खड़ा कर दिया। वहां से पीएम मोदी ने 2014 में पहले पूर्ण बहुमत के दरवाजे पर दस्तक दिलवाई। फिर 2019 में उसकी सीटों का आंकड़ा 300 के पार पहुंचाया। पार्टी के मुताबिक 41 साल की बीजेपी अब न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे 90 करोड़ कैसे पानी में बह गए। जलदाय विभाग में एक और महाघोटाला हुआ है। यह महाघोटाला हिंडौन में हुआ है। हिंडौन पेयजल परियोजना में जहां 90 करोड़ का वारा न्यारा हो गया। शुद्ध पानी का शुद्ध महाघोटाला, हिंडौन पेयजल परियोजना में खेल, काम आधा अधूरा, भुगतान पूरा, ठेकेदार भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ, 90 करोड़ पानी में।
जी हाँ, शुद्ध पानी का शुद्ध महाघोटाला है। घरों तक पानी पहुंचाने के नाम पर हजारों लाखों नहीं 90 करोड़ का खेल हुआ है। हिंडौन पेयजल परियोजना की जांच में महाभ्रष्टाचार हुआ है। इस बात का खुलासा विभाग के ही क्वालिटी कंट्रोल और विजिलेंस की जांच रिपोर्ट में हुआ। उनकी स्थिति ये है कि 9000 कनेक्शन बताए गए हैं, जिनमें 7000 फर्जी हैं। 15 से 2000 कनेक्शनों को चालू हुए, पाइपलाइन नहीं बिछी। तो किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है इसमें? बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हिंडौन की जनता को इस योजना से बहुत आकांक्षाएं थी और जनता में ये था कि करीबन 3 मंजिल तक पानी पहुंचेगा, लेकिन ये आकांक्षाएं जनता की धूलधर्षित हुई हैं, क्योंकि यहाँ के एक्सीएन, एईएन, कॉन्ट्रैक्टर सब ने मिलकर और इस योजनाओं का करीबन 50% पैसा लगाया है। 50% घोटाला हुआ है इस योजना में। ना पाइपलाइन सही बिछी हैं, ना कनेक्शन सही हुए हैं। पहले तो ये निर्देश हुए थे कि हर आधा किलोमीटर पे पाइप का सैंपल लिया जाए, लेकिन इसको व्यवहारिक नहीं मानते हुए बाद में मुख्य अभियंता जो शहरी जो हैं, जो इसके नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की गई कि एक बार शुरुआत में इसके पूरे काम में जो है 10 सैंपल ले लिए जाएँ और उनकी जांच कर ली जाए प्राथमिक तौर पे, उसके बाद आगे कोई निर्णय किया जाए। कनेक्शंस जो हमने जो दिए थे इसमें उनकी कोई गहराई की बात आई थी, तो कुछ जगह पे गहराई कम भी मिली थी और ये रिपोर्ट हमने मुख्य अभियंता शहरी जो हैं, जो कि इसके नोडल अधिकारी हैं, उनको भी ये रिपोर्ट हमने भिजवाई थी, क्योंकि वो उसके नोडल ऑफिसर हैं। तो हमने लिखा था कि जो भी कोई अधिकारियों पे या फर्म पे कोई भी कार्रवाई बनती है नियमानुसार, जिसकी जो निविदा की शर्तों के अनुसार, वो उस पर वो कार्रवाई करें। जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, आइए एक एक कर जानते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 150 किलोमीटर तक इतनी घटिया पाइपलाइन बिछाई गई कि काम पूरा होने से पहले ही रिसाव शुरू हो गया। निजी फर्म को 1000 घरों में पानी के कनेक्शन देने का ठेका दिया गया था, जबकि महज 200 घरों में ही पानी का कनेक्शन दिया गया। लेकिन नियम के खिलाफ इंजीनियरों ने फर्म को पूरा भुगतान कर दिया। 34 नए ट्यूबवेल में आधे बंद पड़े हैं। शहरी जल पुनर्भरण योजना के तहत 9 में से 6 उच्च जलाशय का निर्माण अधूरा पड़ा है, लेकिन ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया। उच्च जलाशयों के क्यूब टेस्ट तक समय पर लिए ही नहीं गए। 32 करोड़ रुपए की अमृत योजना में घटिया क्वालिटी के उपकरण लगाए गए। फर्जीवाड़े का खुला खेल यही नहीं रुका, ठेकेदार और इंजीनियरों ने मिलकर सभी दस्तावेज भी गायब कर दिए। इस मामले में एसीबी ने तत्कालीन अधिशासी अभियंता आशाराम मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन अब साहब की दलील भी सुन लीजिए। ये पुनर्गठित शहरी जल योजना के नाम से एक सैंक्शन हुआ थी, उसका कार्य पूर्ण हो चुका है। 56 करोड़ की सैंक्शन हुई थी, उसमें से 38 करोड़ रुपए का और कुछ फर्म द्वारा किया गया और वो 15 फरवरी 2019 को उसका कार्य पूर्ण कर दिया गया और उसे वो कार्य फाइनल हो गया। 9 उच्च जलाशय की जगह 7 उच्च जलाशय बन चुके हैं। उनको उन 7 के साथों ही उन 7 उच्च जलाशयों से पेयजल वितरण किया जा रहा है और शहर में उससे पेयजल से लाभ मिल रहा है। एसीबी ने इस महाघोटाले की परतें उतारनी शुरू कर दी हैं, लेकिन आरोपी इंजीनियर्स को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल्द ही आप दिल्ली के बेहद खूबसूरत बाजार चांदनी चौक का दीदार कर सकेंगे, लाल किले के ठीक सामने बने बाजार में। दिल वालों की दिल्ली, और इस दिल्ली की बात आती है तो बात आती है यहाँ के बाजारों की। दिल्ली का चांदनी चौक बाजार अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं, यहाँ के लजीज व्यंजन को चखने के लिए पहुँचते हैं। चांदनी चौक की गलियाँ अपने खान पान के लिए हमेशा से ही मशहूर है और दूर दूर से जब लोग शॉपिंग करने आते हैं तो यहाँ का खाना चखना नहीं भूलते। और अगर हम बात करें जलेबी की तो आप देख सकते हैं, हम मशहूर जलेबी की बात कर रहे हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा है इसका, तो ये वो है जलेबी और
ये जलेबी चखने के लिए ना लोग चांदनी चौक की गलियों में आते हैं दूर दूर से। रिलेटिव्स है जो पूना से आए हैं, तो इनको स्पेशल हम लेकर आए यहाँ पे खाने के लिए। तो आप पूना से स्पेशली यहाँ पर आई हैं शॉपिंग करने, खाने समोसा। तो कैसा लगा चांदनी चौक? बहुत बढ़िया। फॉरेनर लोग आते हैं, पत्थर के लिए आते हैं, चांदी के लिए आते हैं, और एक मेरे को अपना नजर आता है कैसे इनको पहले रुकावट होती थी, चढ़ने में दिक्कत हुआ करती, अब वो चीज़ नहीं होगी। पहले से 10 गुना टूरिज्म जाएगा, एक आदमी जाएगा 10 को और साथ लेके आएगा। केजरीवाल साहब के नेतृत्व में और सत्येंद्र जैन जी के नेतृत्व के अंदर जो बोर्ड बना है, उस बोर्ड के अंदर मैं भी मेंबर हूँ। हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक ऐसी दिशा नजर आए कि लोग दूर से आके इसको देखें। लाल किला और चांदनी चौक दिल्ली की धरोहर है, और जिस तरीके से चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया गया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली घूमने आने वाले लोग अब चांदनी चौक भी आएंगे। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ पर देश को ले आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। अनुसंधान और विकास में अपना योगदान देती कुछ दिग्गज कंपनियां जिन्होंने महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में बड़ा योगदान दिया है। बायोकॉन भारत की पहली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी शुरुआत औद्योगिक रूप से इस्तेमाल होने वाले एक खास तरह के एंजाइम के निर्माण के साथ हुई। आज ये कंपनी दवाइयों के अलावा जीवन रक्षक बायोथेरेपेटिक्स का उत्पादन भी करती है। 1998 onwards, I decided that we had to leverage many of these enzyme technologies into another realm, and another realm became biopharmaceuticals, because we could actually, apply and in a very agnostic way, use a lot of the biotechnologies that we had developed for developing enzymes, and instead reposition it and repurpose it to make biopharmaceuticals. ये महामारी बायोकॉन के लिए एक अहम मोड़ लेकर आई। आज इस कंपनी ने अपने बिजनेस को एक नया लक्ष्य दिया है, जहां ये कोविड के खिलाफ लड़ाई में टेस्टिंग सर्विसेज, ड्रग डेवलपमेंट और रिसर्च सपोर्ट दे रही है। बायोकॉन एक दिग्गज भारतीय कंपनी है जो सही मायनों में स्वाभिमान भारत के लिए एक अनोखा उदाहरण साबित हुई है।